हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के नीट के प्रीवियस 34 ईयर में आए हुए क्वेश्चन। ना केवल हम क्वेश्चन इनके करेंगे, इनकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। पहले तो हम डिटेल सॉल्यूशन समझेंगे। हमें पता है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ना केवल हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, बल्कि उनके कॉन्सेप्ट और ट्रिक की भी चर्चा करेंगे, जिससे हमारे लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे अब ये हमारे बारे में थोड़ा सा है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग समझेंगे जैसे ऐसे लगे कि कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है, कोई टीचर नहीं सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को। जैसे इसने बोला अ पार्टिकल, तो तुरंत हम एक पार्टिकल बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे एक टर्म आया ना, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर जो डायरेक्शन होती है, ये अपनी पोजीशन वेक्टर होती थी। ठीक है, कहां से? जिस पॉइंट से बात करें और उसकी तरफ, हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर इसने गिवन कर रखा है। क्या गिवन है? आर इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, ये दे रखा है अपन को। अब आगे कह रहा है कि ना, और ओमेगा कांस्टेंट है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होते। तो हमारे पास चार ऑप्शन है ये। अब इनको देखने से पता चल रहा है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दो वर्ड आए हैं। तो अब एक बार जरा मन में बोल के बताना कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें? वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन किसका? पोजीशन वेक्टर का। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए कितने बार डिफरेंशिएशन? दो बार। तो चलो फिर शुरुआत कर देते हैं हम जरा डिफरेंशिएशन करने की। आर वेक्टर को लिख लिया हमने, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी आएगी। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। और अगर यहाँ पे टी के अलावा कुछ भी है तो इसका कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अपना आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप। उसी तरह से साइन ओमेगा का करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और कोफिशिएंट जो ओमेगा है वो भी बाहर आ जाएगा। तो आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। आई होप हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं पोजीशन की तो क्या मिलती है? वेलोसिटी। अब आप ध्यान से देखो अगर ना, तो आपको फॉर्मेट यहीं पे पता चल गया कि ये दोनों का प्रोडक्ट सेम है और साइन अपोजिट है। प्रोडक्ट सेम है और साइन अपोजिट है, तो यही तो कंडीशन होती थी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की। ए आई कैप प्लस बी जे कैप का परपेंडिकुलर माना जाता था जब बी आई कैप माइनस ए जे कैप होता था। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या माना जाता था? जीरो। यानी कि यहां से कंफर्म हो गया कि जो वेलोसिटी वेक्टर है पोजीशन वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान होता है बेटा। कैसे निकालते हैं जरा देखो। कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, ये रहे कोफिशिएंट, इनका मल्टीप्लाई, आई एक्स के कोफिशिएंट का वाई के कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, सपोज इनका मल्टीप्लाई किया, तो आप देखो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, प्लस सेम चीज यहां पे भी मिल जाएगी, ओमेगा लेकिन प्लस के साथ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। और ये दोनों कोएफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर कितने हो गए? जीरो। यानी कि एक बात तो कंफर्म हुई कि वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक ऑप्शन जो है रेस से बाहर हुआ, क्योंकि इसने पैरेलल बोला था। ओके, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नहीं निकालोगे तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अधूरा माना जाएगा। तो ठीक है, फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या करना होगा? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ठीक है साहब, वो भी करके देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन आप चाहो तो देखो, फिर से वही चीज अपने पास क्या दिख रही है यहाँ पे? कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का जरा बताना डिफरेंशिएशन, माइनस साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? माइनस साइन ओमेगा टी। ये है अपने पास, मैंने वो प्रोडक्ट देख लिया। ओके, इधर देखते हैं।
हाँ, साइन ओमेगा टी का जरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ये जो टी का कोफिशिएंट है ये बाहर तो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहां से फिर से कॉस का, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है माइनस, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब अगर आप ध्यान से देखें ना, अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में कॉमन क्या है माइनस, और अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ बचा कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, क्या बचा कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। और अगर आप ध्यान से देखें दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये क्या है अपना पोजीशन वेक्टर, और यह माइनस साइन बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है अपोजिट, यानी कि ये है डायरेक्शन जो कि किसकी तरफ इशारा कर रही है टुवर्ड्स सेंटर। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो क्या आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया? देखो क्वेश्चन को क्या है कि इतना लेंदी नहीं है ये, पर हम लोग पहली बार कर रहे हैं ना, तो पहली बार तो डिटेल सॉल्यूशन, एक एक रीजन पता होने, अगली बार हमको तो ये देखना भी नहीं है, ये फॉर्मेट कभी भी आपको दिख जाए तो ये हम जान जाएंगे कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मेट ही होती है बेटा, अगर कहीं भी आपको आर वेक्टर ऐसे मिल जाए ए साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जे कैप, तो आप जान जाना कि इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे ना तो वो परपेंडिकुलर आएगा, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या जाएगा एंटी पैरेलल अपोजिट। तो ये रिजल्ट हमें याद रहेगा, और अगर रिजल्ट हमें याद रहेगा तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ओनली 5 सेकेंड कर सकते हैं, ये भी मैंने ज्यादा बताया। तो क्या याद रख लेंगे हम कि कॉस ओमेगा थीटा या कॉस थीटा दे या कॉस ओमेगा टी दे, कॉस साइन अगर दोनों में दिया है विद आई कैप जे कैप, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे परपेंडिकुलर आ जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एंटी पैरेलल यानी अपोजिट आ जाएगी पहले डायरेक्शन के। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेक्टर है अपने पास, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, ये दोनों क्या कह रहा है आर फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ टी विच दे आर ऑर्थोगोनल, यहाँ पे एक वर्ड आया ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल बोले तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब माने जाते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जीरो। तो चलिए जरा डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दोनों के आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, ये लीजिए भाई दोनों के आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू, और ये आई कैप क्या हो जाता है 1, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए 0। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये इक्वेशन किसी की याद दिला रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कौन सा इक्वेशन बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस ओमेगा टी, अगर यहाँ पे प्लस है तो फार्मूला बनेगा माइनस, ध्यान से सुनना, दोनों सेम सेम दिखे कॉस कॉस साइन साइन तो कॉस का फार्मूला बनता है, और प्लस है तो माइनस का बनेगा, प्लस है तो माइनस का बनेगा भाई। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप बताओ भाई यहाँ तक, तो ये इक्वल्स टू किसके हो गया 0। अब भाई बताओ 1 में से हाफ माइनस करें, 1 में से क्या माइनस करें हाफ, तो क्या आ जाएगा अपना कॉस ओमेगा टी बाई टू, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। अब जरा एक बात बताइए भाई, कॉस के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, 90 की, 90 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू। जैसे ही कंपेयर कर लोगे ओमेगा टी बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई टू, और अपन कंपेयर कर लेते हैं, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू क्या आ गई अपनी पाई अपॉन ओमेगा, तो ये अपना पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या टी अपॉन ओमेगा। एक बार फिर से समझते हैं क्या क्या, हमें पता है कि ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, तो हमने परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाया और ये फॉर्मेट बन गया कॉस ए माइनस बी का, और इसे सॉल्व कर लिया तो ये अपना आंसर हो गया। बहुत अच्छे भाई, अगले क्वेश्चन को देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
फिर से वही कहानी, इफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, तो भाई वेक्टर परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन थी, डॉट प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। बहुत अच्छे, चलिए जी करके देखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, यहाँ का कोफिशिएंट है 4, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 8, यहाँ प्लस 3, यहाँ माइनस 4, तो प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 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 12। बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे दिख रहा है 8 और यहाँ पे दिख रहा है अल्फा, दोनों प्लस है, तो हो जाएगा 8 अल्फा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यही कंडीशन थी ना अपने परपेंडिकुलर होने की। अब जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं, वैल्यू हमें पता भी चल जाएगी। यहाँ सॉल्व किया, ये वैल्यू हो गई -4 प्लस 8 अल्फा। अब आप देखो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा आंसर आने वाला है, जो हमारा आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। जरूरी नहीं पूरा सॉल्व करें, और 1 से कम होने वाला है, तो पॉजिटिव आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 1 से कम होगा, अब इन्हीं दो में से होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करके भी देख लो, 4/8 बोले तो 1/2, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंसेस। ठीक है, वेक्टर सम का फॉर्मूला जरा बताएं आप, क्या होता था इनके मैग्नीट्यूड का। अब बताओ भाई क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है। वेक्टर डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था, सेम फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब आप एक छोटे से सवाल का जवाब दो, यहाँ तक तो दोनों टर्म सेम है, यही टर्म तो डिफरेंस है, और ये टर्म डिफरेंट है। अगर ये टर्म भी सेम हो जाए तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। और ये कब सेम हो सकती है, अगर ये टर्म किसी तरह से 0 कर ले, और ये तभी संभव है जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मानी जाए, π/2। तो ऐसा तभी संभव है कि जब दो वेक्टर कैसे हो, परपेंडिकुलर। हालांकि इनके डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रहते हैं बच्चों को, तो याद रखिएगा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका सम भी और डिफरेंस भी दोनों इक्वल आएगा। अब आपके मन में आएगा ऐसा कैसे हो सकता है, आओ देखते हैं। मान लिए एक वेक्टर है 3, ये है उसका मैग्नीट्यूड है 3, दूसरा वेक्टर है मैग्नीट्यूड है 4, ये इनके सम का फार्मूला है। सम में क्या करते हैं भाई, नॉर्मली हेड से टेल ज्वाइन कर देते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5, वही चीज 4 वेक्टर है और इसका एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे 4 को इधर पलट देंगे हेड को टेल से और मिला देंगे, तो भी आप देखो 3 4 का रिजल्टेंट 5 आएगा। तो समझ में आ गया, तो ये कंडीशन याद रखेंगे। क्या है, आर इक्वल टू ईच अदर, नहीं भाई, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड ना, ठीक है, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू पुट करके हम देख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ईच अदर होंगे तो भी आ जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 1995 का क्वेश्चन है। अभी बताया था कि पोजीशन वेक्टर है और कॉस साइन है, तो हमेशा वेलोसिटी, मतलब एक बार जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, एक बार और डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो वो अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्टेड वेलोसिटी पूछा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन गलत हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये भी गलत हो जाएगा, पैरेलल भी गलत हो जाएगा, परपेंडिकुलर करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पहचानना है भाई, कॉस थीटा और साइन थीटा की। ठीक है, तो दो क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने किए। हाँ, उस वाले क्वेश्चन में आप वैल्यू रख के भी आंसर कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंगल पूछा है, तो भाई कभी भी एंगल पूछे तो सिंपल सा स्टेप क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालना क्या बहुत मुश्किल है भाई, और देखें इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो +3 + 3 9 +4 +4, ठीक है 16, सही है। अब +5 और -5 कितना हो गया 25, ये दिख रहा है 25 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, और ये चीज ना एकदम क्लियरली विजिबल है भाई, देखो 0 एंगल हो नहीं सकता, 0 होने का मतलब पैरेलल, पैरेलल तब होते हैं कि जब यहाँ पे साइन सेम होता है हर एक का, वो हो नहीं सकता। 45 तो फर्जी का ऑप्शन है, 180 इसलिए नहीं हो सकता कि हर एक साइन अपोजिट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर में क्या होता है कि उनके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन, ठीक है, एक रेन ड्रॉप को हमने कंसीडर कर लिया, उसका मास है 1 ग्राम, ठीक है, तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया, ठीक। फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर की हाइट पे गिर रहा है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लिया 1000 मीटर, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले मैंने कर दिया, ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, ठीक है, ये इस टाइम, तो इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये यहां से गिरा होगा तो स्पीड कितनी रही होगी, 0, कॉमन सी बात है। तो देखो पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, 0, अब कितनी होगी, कुछ हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, तो हम कह सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छे। अब यहां से देखो इसकी ये गेन हुआ, तो लॉस किस में हुआ भाई, पोटेंशियल एनर्जी में, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में गेन तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस। उसने बोला द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनके ऑप्शन देख के हम तुरंत आंसर कर देंगे, जरूरी नहीं सॉल्व करें। जैसे हमें पता है कि जब बॉल ड्रॉप नीचे गिर रही है तो इधर ही mg लगता है और इधर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है, तो जो ग्रेविटेशन का वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में सब पॉजिटिव होना चाहिए, ये ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा है, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। फिर दूसरा, रजिस्टिव फोर्स हमेशा अपोजिट एक्ट करती है, तो मीन्स क्या है, ये ऑप्शन पहले ही बार हो चुका है, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए उसमें नेगेटिव वर्क डन आना चाहिए, तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 1.25 और 10 जूल। अब आप एकदम कॉमन सेंस लगाओ, अगर सॉल्व भी मत करो, ग्रेविटेशनल एनर्जी ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ 10 है, और ये वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। मास कितना है अपने पास, 10 टू द पावर -3, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू अपनी है 1000, यानी 10 की पावर 3, ये इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 10। अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी आ गई 10, तो क्या जरूरी है कि हम इसको निकालें, बिल्कुल जरूरत नहीं है निकालने की, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, वहां हमें किसी को दिखाना नहीं है, ऑप्शन करेक्ट हो गया आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो ये वैल्यू निकालना आसान होता है, ये हमेशा mgh होता है भाई। तो यहाँ से हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जरा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है, तो एक पार्टिकल बनाते हैं 10 ग्राम का, मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। चलिए जी 6.4 सेंटीमीटर के सर्कल में घुमा रहे हैं इसे। अब कह रहा विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका टेंजेंशियल है, ठीक है, at की वैल्यू गिवन है। What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equals to, kinetic energy इसने दे रखी है 8 into 10 to the power -4 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो 8 into 10 की पावर -4 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसने बोला है ना, ये एनर्जी कब हुई, बाय द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर होती है भाई, 2 पाई आर, तो 2 चक्कर में कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर, एस की वैल्यू होगी अपनी 4 पाई आर, ठीक है। अब हमें पता है भाई यहां से सॉल्व करना है हमें, और ये हमें दिया है u की वैल्यू 0 है, ठीक, ये हमारे पास है, और एक्सेलरेशन भी शायद इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और रेडियस दिया है। एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बाई आर या v स्क्वायर बाई आर। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को और आगे भी सॉल्व करते हैं। चलिए तो फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वैल्यू कितनी है अपने पास, 0 है, तो ये u तो अपना 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी इसने बोल रखी है, देखिए कहाँ पे गया, वी स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 16 इंटू 10 की पावर -4, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन m, m की वैल्यू भी दी है, भी हम रख देंगे, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं,
ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा है इसने 16 इंटू 10 की पावर -4 और मास ऑफ द पार्टिकल 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया भाई, ये आराम से वैल्यू रख दी। एक्सेलरेशन निकालना है और एस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितना कितना है भाई, हाँ 4 पाई आर, और जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से। आपको क्वेश्चन बुक का सॉल्यूशन नहीं देखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे भाई। देखो ये कितना हो जाएगा 8 पाई आर, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम आराम से और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है 2, तो इसी के करीब कोई ऑप्शन होगा भाई, बाकी सब तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो हमारा जो भी आंसर आएगा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन है, आई होप आप कर लोगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है, बुलेट है 10 ग्राम की, बना लिया हमने। ये राइफल से निकल रही है विद इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी 1000 मीटर पर सेकंड, एंड स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 500। ठीक है, कहीं जाके टकराई होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये u हो गया अपने पास, ये अपने पास v हो गया। तो वर्क डन पूछा है भाई, इस केस में वर्क डन का फार्मूला होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो के इनिशियल क्या था अपना, मैं लिख देता हूँ, हाफ m तो कॉमन हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर माइनस ये 500 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कह रहा द वर्क डन इन जूल फॉर ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर विल बी। अब इसी को सॉल्व करना है, मास 10 ग्राम दे रखे। अब ध्यान से देखिए, कोई समझदार बच्चा हो तो इसे सॉल्व भी नहीं करेगा, यहाँ आसानी से दिख रहा है कि भाई अगर बुलेट रोकनी है तो इतनी कम एनर्जी की जरूरत तो होगी नहीं, इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ देखने से ही लग रहा है ये 25 आएगा और ये 1000, तो लास्ट में 750 तो आना ही चाहिए। सॉल्व करके देख लेंगे इसे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो पर हमारा काम ये नहीं, सॉल्व तो अब इसके आगे हो ही जाएगा, बट हमको ऑप्शन एलिमिनेशन भी ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कोई पार्टिकल है वो मूव किया कहां से, -2i कैप प्लस 5j कैप से कहां तक, 4i कैप, ये पॉइंट ए है, ये 4j कैप प्लस 3k कैप तक। ठीक है, अब कह रहा व्हेन अ फोर्स ऑफ, यहाँ पे फोर्स भी दे रखा है इसने, वो दे रखा है कितना, F वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप, सही है। तो फोर्स, अब हमसे क्या पूछा है, वर्क डन, वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो अपने पास आ गया भाई 4i कैप प्लस 3j कैप। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ये पता चल जाए तो आ जाए, फाइनल माइनस इनिशियल, ये j है ये j है, तो 4 में से जब आप 5 को माइनस करोगे, दिस इज माइनस j कैप। ठीक, हालांकि पहले आई कैप लिखते हैं उसी सीक्वेंस में। जैसे अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 - 2i कैप, यानी ये हो जाएगा अपना 2i कैप, फिर 4j कैप माइनस 5j कैप, ये कितना हो जाएगा -j कैप, फिर 3k कैप, इसमें से कुछ माइनस करने का है ही नहीं, तो प्लस 3k कैप। अब बात आती है मल्टीप्लाई करने की, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, i का कोएफिशिएंट 4, यहाँ का कोएफिशिएंट 2, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ 3, यहाँ -1, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा -1, के है ही नहीं, तो ये 3 आया, ये अपना आंसर कितना आ जाएगा भाई 5 जूल, 5 जूल अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये सब आसान क्वेश्चन है। फिर से सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, नीट में देखिए रिपीट होता है, लोग बोलते हैं रिपीट नहीं होता। फिर से क्या करना है, फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि देखो यहाँ पे k नहीं है, ठीक है, फोर्स में k नहीं, तो k कैप को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ना ऐड में ना सब्ट्रैक्ट में, किसी का भी। ये देखो खत्म हो गया, यहाँ 2i कैप है, बस ये भी देख लो आप, 4 में से 2 माइनस कर दो, दिस इज 2i कैप। सॉल्व कर लेते हैं, 6i कैप, ये 6 जूल अपना आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। शॉर्टकट आपको ये करने हैं, शॉर्टकट हमेशा यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है कंपटीशन का लेवल कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 10 मीटर गई, एक्शन ऑफ अ फोर्स
5 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू दे रखी है इसने 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, ओके वर्क डन भी दे रखा है इसने 25 जूल, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो भाई एंगल की बात कर रहा है तो फॉर्मूला लगेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो वर्क डन अपना 25 जूल, ठीक है, वर्क डन 25 जूल, फोर्स 5 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है, कॉस थीटा पूछा है भाई, ये 25 ये 50 तो 1/2, कॉस थीटा के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है बताओ जरा, 60 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए रखते हैं और इतना ही रखेंगे आज के लिए, कि कोई बॉडी है कंस्ट्रेंट मूव कर रही है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स इसका गिवन है, चलिए जी लिख लेते हैं, -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप। चलिए, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 जूल, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखा है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई करना, ये दोनों का तो कोई यूज है ही नहीं, 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा 150 जूल, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। आसान था क्वेश्चन, तो देखिए कितने आसान डॉट प्रोडक्ट पे सवाल आ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, तो जब भाई जब सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो इस पे कोई वर्क डन जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन होते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये नहीं, तो वर्क डन जीरो होता है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा सा सेशन था, एक डेमो टाइप था, आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।